नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सुबह के 10 बज चुके हैं। न्यूज एट 10 लेकर हम हाजिर हैं। अगले 1 घंटे में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। इसमें बात होगी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की, जिसके अलावा आपको बता दें कि और भी हम तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज कार्यक्रम है उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। इसके अलावा भी हम अपने संवाददाताओं के साथ जुड़ेंगे और जमीनी हकीकत तलाशने और तराशने की कोशिश करेंगे उन खबरों की जिनका सरोकार आपसे है। इसके अलावा भी होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ का करेंगे उद्घाटन। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। भारत और जापान के बीच टोक्यो में आज होगी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। नीतिगत मामलों पर होगी चर्चा। यूरोपीय संघ ने रूसी गैस की कीमत को सीमित करने का दिया प्रस्ताव। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सर्दी में भी सभी ऊर्जा आपूर्ति की कटौती की धमकी के बाद दिया प्रस्ताव। यूरोपीय संघ के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कल। अमेरिका ने रूस पर युद्ध अपराध का लगाया आरोप। कहा करीब 10 लाख से ज्यादा यूक्रेन वासियों को रूस में जबरन किया निर्वासित। ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा आज ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल्स में लेंगे भाग। लुसान में हाल में हुए डायमंड लीग में जीता था खिताब। यूएस ओपन टेनिस के महिला एकल में पोलैंड की ईगा स्वानतेक ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में जेसिका पेगुला को 6-3, 7-6 से दी मात। एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से हराकर फाइनल में बनाई जगह। भारत फाइनल की दौड़ से हुआ बाहर। सुपर 4 में भारत का सामना अफगानिस्तान से आज। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल विस्टा के राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। इस मार्ग को सत्ता के केंद्र के प्रतीक के रूप में इसके पूर्ववर्ती नाम राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। अब ये नाम जनसाधारण की भागीदारी और सशक्तिकरण को दर्शाता है। इस पूरे मार्ग को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत पुनर्निर्मित किया गया है। हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। इसी साल 23 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से एक वादा किया था और अब 7.5 महीने बाद वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। ये तस्वीरें हैं इसी साल 23 जनवरी की, जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के इंडिया गेट से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था। उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। प्रधानमंत्री अब वो वादा पूरा करने जा रहे हैं और गुरुवार 8 तारीख को वो खुद इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। देश के अमृतकाल के इस सफर में गुलामी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए तमाम जो वो चिन्ह, वो जो तस्वीरें, वो नाम थे, उन्हें पीछे छोड़ते हुए एक नए भारत के संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है। 8 तारीख की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर ठीक उसी कैनोपी पर स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा
का अनावरण करेंगे और वो होगा देश की सच्ची श्रद्धांजलि सुभाष चंद्र बोस को। पीएम की घोषणा के बाद संस्कृति मंत्रालय ने मूर्ति के निर्माण पर काम शुरू किया। सबसे पहले तेलंगाना के खम्मम से उच्च गुणवत्ता वाले जेट ब्लैक मोनोलिथिक ग्रेनाइट का चयन किया गया, जिसका आकार 30 गुना 10 गुना 7 फीट और वजन 250 मीट्रिक टन था। इसके बाद इस विशाल ग्रेनाइट पत्थर को खम्मम से दिल्ली करीब 1665 किलोमीटर की दूरी तय करके लाया गया। 11 जून 2022 को मुख्य मूर्तिकार के रूप में अरुण योगीराज ने इस पर काम शुरू किया। करीब 40 से 50 शिल्पकार और शिल्पियों ने दिन रात मेहनत करके इस काम को पूरा किया। शुरुआत में 250 मीट्रिक टन वाले पत्थर को 26,000 मानव घंटे के कठिन परिश्रम के बाद मूर्ति के रूप में बदला गया और अब इसका वजन 65 मीट्रिक टन है। जेट ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से बनी नेताजी की ये अब तक की विशालतम प्रतिमा होगी। वो जो पत्थर है सबसे पुराना पत्थर है, क्योंकि उसको हमारे इतिहास का बारे में पता है। उसका अंदर लाइफ होता है, उसको टच करने से वाइब्रेशन मिलता है और उसमें सुभाष जी का जो कैरेक्टर है, जो कोई हिला नहीं सकता, जो मजबूत, जो सोच है कि एक भव्य रूप एक ही चट्टान में सुभाष जी का रूप हो और पूरा देश उसको महसूस करे। इस मूर्ति को साकार करने वाले मूर्तिकार को भी लगता है कि ये उनके जीवन का सबसे बड़ा काम है। ग्रेनाइट पत्थर में काम करना दिस अ वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग जॉब एंड वी गॉट द स्टोन इन द मंथ ऑफ जून एंड हमारा पास सिर्फ 2 महीने था ये कंप्लीट करने के लिए एंड 300 टन था और हमारा क्या है लार्जर देन लाइफ साइज है। बहुत ही चैलेंजिंग था, रखने वाला जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेताजी हमारा हीरो रहा, हमारा हर वक्त हम उसके बारे में सोचते रहा, सो दैट काम करने के वक्त हमारा उस प्यार, हमारा इमोशन पूरा डाल के हम काम किया है एंड ये कह सकते हैं 100% हैंडमेड है। पीएम मोदी ने इस साल 15 अगस्त को देशवासियों से पंच प्रण की बात कही थी। ये कदम उसी में से एक की तर्ज पर है, यानी औपनिवेशिक मानसिकता का कोई भी निशान मिटाए। नेताजी की ये मूर्ति उसी संकल्प की ओर एक कदम है। ये प्रतिमा ठीक उसी जगह पर लगेगी जहां लाल संगमरमर की छतरी के नीचे सम्राट जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम की वह मूर्ति 1968 तक इंडिया गेट पर लगी रही थी। बाद में उसे वहां से हटाया गया। जिस जगह पर नेताजी की प्रतिमा लगेगी उसके आसपास ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की उकेरती हाथ से बनी तस्वीरें भी प्रदर्शित की गई। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने का ये कदम आजादी की अग्निशिखा के सबसे बड़े परवाने, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, मां भारती के वीर सपूत, दृढ़ प्रतिज्ञ और हौसलों के प्रतिमूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देश की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि है। यही नहीं, अब इस ऐतिहासिक राजपथ का नाम भी बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री जी ने ये बात पहले भी कही थी कि 75 साल आज़ादी के पूरे हुए तो जितने भी चिन्ह हैं, जितने भी निशान हैं एक गुलाम भारत के और इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज के, उसको हमें बदलना होगा। हम इस समय राजपथ पर है। राजपथ का असल नाम किंग्सवे था और किंग्सवे का हिंदी नामकरण है राजा का पथ। अमृतकाल के इस सफर में गुलामी की विरासत के तमाम वो चिन्ह और नाम को पीछे छोड़ते हुए नए भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत आगे बढ़ गया और उसी में ये एक बड़ा कदम है कि राजपथ को अब लोग कर्तव्य पथ से जानेंगे। वर्षों से राजपथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के आसपास के इलाकों में आगंतुकों की बढ़ती भीड़ का दबाव देखा जा रहा था। इस सब के चलते इसका पुनर्विकास किया गया, जबकि वास्तुशिल्प का चरित्र बनाए रखने और अखंडता भी सुनिश्चित की। ऋतु वर्मा और गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो एक महत्वपूर्ण पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उसके बाद आज जब ये इस पूरे इवेंट, इस पूरे कार्यक्रम को हम जब प्रसारित करेंगे डीडी के इस मंच से, तो आप सभी देखिएगा। और सबसे बड़ी बात और सबसे ज़रूरी बात ये हो जाती है कि जब इस तरह का कोई इवेंट होता है तो कहीं ना कहीं जो देश की धरोहर रही है, जो संस्कृति रही है, उस विरासत को संजोने का जो काम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हमारे सहयोगी अनुज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज का रुख करते हैं। अनुज, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे में अगर साफ तौर पर हम देखें तो शाम को जिस तरह से ये पूरा इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया है, एक बड़े लेवल पर, एक मैसिव लेवल पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया है, और उस कार्यक्रम से जुड़ी हुई क्या बातें, बड़ी बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं और किस तरह की तैयारियां यहाँ पर नजर आ रही हैं, ये बताइए। और संस्कृति और विरासत को अगर हम देखें, उसको संजोने का काम जिस तरह से बीते कई वर्षों में हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर, तो ऐसे में किस तरह की प्रतिक्रियाएं अभी मिलती हुई नजर आ रही हैं? देखिए गौरव, बिल्कुल आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में और नए भारत में औपनिवेशिक काल की किसी भी पहचान की कोई जगह नहीं है। ये प्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से लिया था और उसकी शुरुआत हम देख सकते हैं कि अब से कुछ दिन पहले जब केरल के कोची में भारतीय नौसेना को जब INS विक्रांत मिला था, तो नौसेना का जो ध्वज होता था उस पर भी औपनिवेशिक काल की एक पहचान थी जिसको दूर कर दिया गया। आज दूसरा ऐतिहासिक दिन होगा जब जो राजपथ के नाम से अभी तक राष्ट्रपति भवन से जो इंडिया गेट के जो रास्ता है उसको राजपथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज से वो कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को इसका उद्घाटन भी करेंगे। एक सबसे बड़ी बात गौरव अगर हम करें, अगर आप नई दिल्ली लुटियन जोन के इलाके के आसपास जाते हैं तो देश और विदेश से लोग आते हैं देश की संसद को देखने के लिए, राष्ट्रपति भवन को देखने के लिए, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक को देखने के लिए और इंडिया गेट को देखने के लिए, जो हमारे देश की महान विरासत की पहचान है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य रखा कि इस इलाके की एक ऐसी पहचान होगी जो नए भारत की एक पहचान होगी पूरी दुनिया के अंदर। और सेंट्रल विस्टा का जो पुनर्विकास की जो अभी योजनाएं चल रही हैं उसी का एक हिस्सा अगर हम बात करें, उसी का आज उद्घाटन होगा कर्तव्य पथ के रूप में। इस जगह की बात करें तो यहां अभी भी जितने सैलानी, जितने पर्यटक इस इलाके के अंदर देश विदेश से आते थे, कोई सुविधाएं नहीं थी, शौचालय की कोई सुविधा नहीं थी, पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं थी। और जब ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर कोई पर्यटक आता है तो उसे पूरे देश की एक वहां पर तस्वीर दिखाई देनी चाहिए, जो अब दिखाई देगी। अलग अलग राज्यों की वहां पर दुकानें होंगी, सांस्कृतिक जो हमारी पहचान है, जो हमारे यहाँ के हम बात करें जो चीज़ें हैं वो वहां पर लोग देख सकेंगे, प्रदर्शनी वहां पर होगी, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। कुल मिलाकर आज जब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो कल से वो जनता के लिए भी खुल जाएगा और देश की जनता वहां पर जाकर देख सकेगी कि देखिए नए भारत में किस तरीके से नया निर्माण अब हुआ है कर्तव्य पथ का। दूसरी जो आपने बात की, निश्चित तौर पर भारतीय संसद भी नई बनकर तैयार हो रही है, वो भी सेंट्रल विस्टा का ही एक दूसरा हिस्सा है, कुछ दिनों बाद वो भी बनकर तैयार होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विकास के साथ साथ, भारत देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ हमारी अपनी महान विरासत और संस्कृति को भी याद रखना है, उसको भी आगे बढ़ाना है। और जो हमारे देश की आज़ादी दिलाने में जिनकी अहम भूमिका रही, उन महान सेनानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को भी आने वाली पीढ़ियां याद रखें। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आज होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। ये इंडिया गेट के आसपास होगी। तो इस लिहाज से हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण और एक ऐतिहासिक दिन है। नए भारत में नई तस्वीर देखेगा ये हिंदुस्तान। आप देखिए कि 23 जनवरी को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था वो अब कहीं ना कहीं उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है और अब जाके आज का वो दिन होगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। ऐसे में संकल्प से सिद्धि तक अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम ऐसी बातें हैं जो देश से वादा किया था, उसमें अगर हम देखें तो बढ़ चढ़कर उन्होंने एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। और उसके बाद अगर हम आज की बात करते हैं तो इतिहास को देखते हुए इतिहास की धरोहर को सजाने का जो काम और संवारने का काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वो जनता के हित में काफी कारगर साबित होता है।
देखिए गौरव, आज मुझे वो दिन याद आता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वर्ष 2014 में जो प्रधानमंत्री निवास है गौरव, उसको 7RCR के नाम से जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच उस समय क्या थी, शायद आज लोग उसको समझ पाएंगे। उन्होंने उस प्रधानमंत्री निवास का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया था, और शायद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी दिन फैसला कर लिया था, और आज उन्हीं की उस सोच का, उनकी नीति और नियत का नतीजा है कि आज भारत से औपनिवेशिक काल की जो पहचानें बनी हुई थी उनको दूर किया जा रहा है। आजाद भारत में किसी सरकार ने आखिर ऐसा क्यों नहीं सोचा कि इस स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में लोगों का जब आज एक स्वाभिमान की हम बात करते हैं भारत के लिए, तो उन चीजों की, उन पहचान की आज क्या जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री के दिमाग में ये बातें रही थी, आज जो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज नए भारत के अंदर कोई ऐसी पहचान अब नहीं बचेगी, धीरे धीरे उनको लगातार दूर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि अपनी देश के विकास के साथ साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर भारत देश लगातार बनता जा रहा है, विकासशील देश जो है एक विकसित देश की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि केंद्र सरकार और मोदी सरकार की योजनाओं से आज भारत देश आत्मनिर्भर लगातार बनता जा रहा है। हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर एक एक चीज़ के लिए हमें आयात, हमें विदेशों से हमें चीज़ें करनी पड़ती थी, लेकिन अगर आज मैं बात करूं तो देश के अंदर कितने ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे मैं रक्षा क्षेत्र की बात करूं, चाहे मैं खाद्यान्न की बात करूं, आज हम दुनिया को अनाज एक्सपोर्ट करते हैं। आज हम रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए वस्तुएं हम दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर एक सरकार की, एक अगर प्रधानमंत्री की नीति और नियत वास्तव में अगर देश को आगे बढ़ाने की हो, तो उसके साथ साथ महान संस्कृति को भी पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उसे भी साथ लेकर आगे बढ़ना है, अपने देश की मान विरासत को आगे लेकर बढ़ना है। मुझे लगता है एक सबसे बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ वर्षों के साथ साथ आज देश के इस कर्तव्य पथ से भी देंगे, आज शाम को जब इसका बिल्कुल। और ये देखा भी गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर्तव्य को कितनी निष्ठा के साथ निभाते हैं, और उसी की बानगी आज कर्तव्य पथ के रूप में हमें देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर हम बात करें, क्योंकि तमाम लोग हैं जो कई बार इन समस्याओं से जूझते हुए नजर आए हैं, इसका खास तौर पर यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि लोगों को आवाजाही में, क्योंकि पर्यटन के तौर पर भी अगर हम देखें तो बाहर से लोग जो आते हैं उनके आवाजाही में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए भी तमाम सुविधाएं यहां पर दी गई हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर मैं अभी तक की बात करूं तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसको लगातार पिछले कई वर्षों से चल रहा है और काफी तेजी से चल रहा है, अगर आप इंडिया गेट के आसपास जाते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति भवन से लेकर और इंडिया गेट तक का ये जो प्रोजेक्ट है ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन मैंने पिछले वर्षों के दौरान देखा, अगर कोई बाहर से पर्यटक अभी भी राष्ट्रपति भवन को देखने आता है, संसद भवन को देखने आता है, या फिर हम बात करें इंडिया गेट को देखने आता है, या वहीं पर अमर जवान ज्योति के पास जाता है, तो किसी भी तरह की कोई रुकावट किसी को नहीं हुई। पूरे यातायात की व्यवस्थाएं की गई, किसी आम इंसान को कोई दिक्कत किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए। और हमने देखा उसी के पास, क्योंकि हम जानते हैं भारतीय संसद भी है, कई सत्र लगातार आयोजित हो चुके हैं, और हम जानते हैं कि देश भर के सांसद आते हैं, वहां पर कार्रवाई जब होती है, पत्रकार आते हैं, आम जनमानस आता है संसद की कार्रवाई देखने के लिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। और इसी को हम कह सकते हैं कि एक बेहतरीन प्रबंधन के साथ साथ, मैनेजमेंट के साथ साथ इस सेंट्रल विस्टा का लगातार पुनर्निर्माण, पुनर्विकास का लगातार काम चल रहा है। और अब जब एक हिस्सा आज बनकर तैयार है तो सुखद होगा दिल्ली वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, कल से जब वो जाकर उन तस्वीरों को देख पाएंगे जिनके बारे में आज तक वो सिर्फ अखबारों या टीवी में सुना करते थे कि आखिर सेंट्रल विस्टा क्या है। ये सेंट्रल विस्टा एक भव्य रूप होगा, एक बात करें तो विकास की एक पहचान होगा, नए भारत की एक तस्वीर होगी कि देखिए किस तरीके से अगर नीति और नियत सरकारों की अच्छी हो तो किस तरीके से विकास किया जा सकता है, अपनी विरासत को आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसकी जरूरत भी थी। देखिए, बदलते समय के साथ साथ चीजों को बदलना पड़ता है। जिस तरीके से लगातार हम जानते हैं कि इंडिया गेट के आसपास देश विदेश से लगातार पर्यटक आते हैं, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखा हुआ है। आप खुद सोचिए, जब किसी दूसरे देश के अंदर हम
जाते हैं तो वहां की सुनहरी तस्वीरें हम वहां की लेकर आते हैं और हमेशा अपने दिल और दिमाग में उसको सजाते हैं। तो आखिर भारत के अंदर ऐसी कोई जगह क्यों ना हो, जब बाहर से कोई व्यक्ति आएगा, पर्यटक आएगा या दूसरे राज्यों से लोग आएंगे तो एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी पहचान लेकर आएंगे जो नए भारत की तस्वीर को पेश करते हैं। अनुज, इन्हीं बातों का ध्यान रखा गया है क्योंकि हम देखें कि पिछले काफी वर्षों में, कुछ वर्षों में अगर हम बात करें तो तमाम जो हाईटेक प्रणाली है उसको बहुत ज्यादा विकसित किया गया है। ऐसे में विकास की बयार तो साफ तौर पर देखने को मिली है, लेकिन जो विकसित है उनको और कितना विकसित किया जाए इस पर भी पैनी नजर रखी गई है और इसी की बानगी यहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे में इस पहल से कितनी बड़ी मजबूती नए भारत में आती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये नए दौर का भारत है और ये लगातार और ज्यादा हाईटेक होता जा रहा है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और नीयत की जो हम बात कर रहे थे, उनकी सबसे पहली प्राथमिकताओं में से अगर कोई बात है वो है तकनीक का उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग। और वो सिर्फ किसी एक क्षेत्र में नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में नहीं, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में नहीं। हमने पिछले कई वर्षों में देखा है कि किसानों की आमदनी को बढ़ाना है, किसानों को सशक्त मजबूत करना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उनको मजबूत करना है। हमने छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर देखा कि प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कीजिए। अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश को मजबूत करना है तो बिना तकनीक के ये संभव नहीं होगा। और आज हम जानते हैं कि गांव के अंदर बैठा हुआ कोई भी एक जनसाधारण आदमी, चाहे वो किसान हो या गांव का नागरिक हो, आज वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब मौसम की जानकारी के बारे में जान सकता है। उसके फोन के अंदर, एंड्रॉइड फोन में आज इतने ऐप उस मौजूद हैं कि वो अपने बाजार के अंदर अपनी फसल का मूल्य जान सकता है। जितनी भी देश भर की मंडियां हैं उनको एक साथ जोड़ दिया गया है इंटरनेट से। तो तकनीक के उपयोग से नए भारत का विकास आज हो रहा है और मुझे लगता है कि देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिसमें तकनीक का उपयोग ना हो रहा हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात को लगातार कहते रहे हैं, लोगों से अपील करते रहे हैं कि आज भले ही आदमी, व्यक्ति पढ़ा लिखा ज्यादा ना हो, लेकिन तकनीक से उसको जोड़ना होगा। और यही सरकार की लगातार प्राथमिकता रही हैं। आज ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी, इंटरनेट की फैसिलिटी गांव गांव तक पहुंची हैं। और जब इंटरनेट व्यक्ति के पास है, आज मोबाइल व्यक्ति के पास है, तो सिर्फ देश की नहीं पूरी दुनिया की जानकारी आज व्यक्ति रखता है। और मुझे लगता है इसी को कहते हैं नया भारत और इसी को कहते हैं नए भारत की पहचान। और इसी नए भारत को और ज्यादा मजबूत करने की कवायद जो है वो और तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए अनुज आपका। और आइए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लगभग 32 ठिकानों पर एनआईए द्वारा छापेमारी की जा रही है। इससे पहले एनआईए की छापेमारी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने पिछली छापेमारी में आपत्तिजनक कागजात बरामद किए थे। उन पर्चों में भारत विरोधी बातें लिखी हुई थी। वहीं एनआईए इस मामले में पहले भी एफआईआर दर्ज कर चुकी है। सलमान हैदर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सलमान, क्या जानकारी है आपके पास, क्या नई अपडेट मिल पा रही है? देखिए गौरव, अभी जो पता चला है उसके हिसाब से 32 ठिकानों पर पटना के फुलवारी शरीफ जगह जो है वहां पर छापेमारी हो रही है एनआईए की। और पिछले महीने जो एनआईए ने गुप्त सूचना पर जो छापेमारी की थी और 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, ये छापेमारी भी उसी सिलसिले में है। और 2 एफआईआर पहले से ही एनआईए ने दर्ज कर रखी है और उसी की जांच के लिए आज ये छापेमारी की जा रही है। और जो गिरफ्तार लोग हैं उनके खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई भी की गई है, यूएपीए लगाया गया है। और जो उस समय जो पैम्फलेट्स बरामद हुए थे बड़े इंक्रिमिनेटिंग थे और बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक थे, जिसमें ग़ज़वाए हिंद जैसी बात कही गई थी, जिसके बारे में हम जानते हैं कि एक जो आतंकी संगठन है वो अपने हाथ पांव फैलाने के लिए भारत में बहुत दिन से कोशिश में लगे हुए हैं। और इसी की ये तैयारी के सिलसिले में यहाँ भी एक यूनिट जो इस तरह की काम कर रही थी, पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बैनर तले फुलवारी शरीफ में एक मकान है जहां पर हेडक्वार्टर है पीएफआई का पटना में। तो यहाँ पर अब छापेमारी हो रही है। छापेमारी के डिटेल्स तो अभी सामने नहीं आए हैं,
लेकिन जो सूचनाएं हैं एनआईए के पास, उसके हिसाब से उस जांच के लिए आज की ये कार्रवाई की जा रही है। जी गौरव, आरोपियों के ठिकानों की जो तलाशी ली जा रही है, क्या अभी तक उसमें कोई बड़ी बातें निकलकर वहां से सामने आई हैं? कोई दस्तावेज ऐसे मिल पाए हों जिनसे और बड़े खुलासे हो सकते हैं? देखिए, अभी उन्होंने खुलासा नहीं किया है एनआईए ने। अभी थोड़ा सा अर्ली है ये कहना कि क्योंकि संपर्क हमारा उससे नहीं हो पाया है जो एनआईए की टीम है, लेकिन शक के आधार पर ही और ज्यादा गहन छानबीन के लिए ये छापे मारे जा रहे हैं। पिछली बार जब केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह आने वाले थे यहाँ, उसके ठीक पहले इस संगठन की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का खुलासा हुआ था। तो उसी सिलसिले में और आगे की जांच के लिए एनआईए ने छापा मारा है। तो ये अभी कार्रवाई चल रही है। सलमान, इसके तार और भी लोगों से जुड़े हो सकते हैं क्या? और भी बड़े खुलासों की उम्मीद की जा सकती है? निश्चित रूप से एनआईए के पास ऐसी सूचनाएं हैं, क्योंकि पिछली बार की जांच में ये पता लगा था कि हैदराबाद के 2 युवक पीएफआई के बैनर में ही जो यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, जिसके बारे में पीएफआई ने कहा था कि वो शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा रहा था, उनको किसी तरह के हथियार इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे। और इस सिलसिले में विवाद भी हुआ था। और फिर जो है, तो इसका मतलब ये है कि देश के दूसरे भागों से जो युवक हैं, जैसे केरल है या हैदराबाद है, वहां से बहकाकर युवाओं को धर्म के नाम पर खड़ा करके बहकाने की कोशिश की जा रही थी। और साहित्य जो पहले से अभी मिले हुए हैं उनमें ये बात ऑलरेडी लिखी हुई है। वो जो पैम्फलेट्स मिले थे उनमें ये बात खुलासा हुआ था कि प्रशिक्षण के नजरिए से या उनका माइंड वॉश करने के लिए इस तरह की गतिविधियां यहाँ चलाई जा रही थी। सलमान, जिन्हें हथियार चलाना सिखाया जा रहा था, क्या उनके बारे में भी कोई बड़ा खुलासा हुआ था कि आखिर वो उनको हथियार सप्लाई कौन कर रहा था और इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात की चर्चा थी। जी, हथियार के बारे में तो ये जो पिछली बार जो एक गिरफ्तार हुआ था अत्तर परवेज, उसके बारे में ये कहा जाता है कि झारखंड के एक में दारोगा था वो, और उसके बाद सेवानिवृत्त हो करके वो ये काम कर रहा था, प्रशिक्षण दे रहा था। और उसी खुलासे के आधार पर ही आज आगे की जांच के लिए छापेमारी चल रही है। हथियार बरामदगी का अभी ब्यौरा हमारे पास नहीं है, लेकिन थोड़ी ही देर में हमारे पास ये खबर आ जाएगी कि क्या क्या एनआईए ने की क्या फाइंडिंग्स रही हैं। तो अभी फिलहाल इतना ही है। जैसे ही आगे खबर आएगी मैं सूचित करूंगा। ठीक है सलमान, आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में नीतिगत मामले, राष्ट्रीय सहकारिता नीति और राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस पर चर्चा होगी। इसके अलावा नई प्रस्तावित योजनाओं के तहत हर पंचायत में पैक्स, कृषि आधारित और अन्य उत्पादों का निर्यात, जैविक उत्पादों को प्रोत्साहन तथा विपणन और सहकारिता का
नए क्षेत्रों में विस्तार पर चर्चा होगी। इसके अलावा पैक्स और आदर्श विधि से संबंधित विषयों और प्राथमिक सहकारी समितियों से संबंधित विषयों पर भी चर्चा होगी। राज्य सहकारिता मंत्रियों का 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन प्रतिभागियों को अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और समन्वय के माध्यम से एक कार्यान्वयन योग्य नीति और योजना ढांचा तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। साथ ही इसमें सहकारी समितियों के पूरे जीवन चक्र और उनके व्यवसाय व संचालन के सभी पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा और देश के सभी 36 राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता रजिस्ट्रार और प्रतिनिधि भाग लेंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के लॉस एंजलिस में आज इंडो पैसिफिक आर्थिक मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। IPEF मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान पीयूष गोयल अमेरिकी वाणिज्य सचिव USTR और IPEF के अन्य सहयोगी देशों के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपने अमेरिका दौरे के दौरान पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को भारतीय डायस्पोरा के साथ लंच किया। इस दौरान भारत में स्टार्टअप्स को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय वाणिज्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश विकसित देश तब नहीं बन सकता जब तक उसने अपने रिश्तों को पूरी दुनिया से नहीं बढ़ाया हो। आगे उन्होंने बताया कि पिछले साल तक हमने 675 अरब डॉलर के वस्तु एवं सेवा का निर्यात किया है, जो अब तक सबसे ज्यादा है। वहीं इसे हम इस साल 750 अरब डॉलर के पार ले जाने की उम्मीद कर रहे हैं। No country in the world has become a developed country without significantly expanding engagement with the rest of the world. And you might have noticed that over the last couple of years, we've been focusing, for example, on exports in a big way. So last year we did 675 billion of goods and service export, which is the highest ever. And this year we hope to cross 750 billion. Considering it's our 75th year of independence, it connects well. केंद्रीय वाणिज्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में स्टार्टअप्स को मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने अमेरिका में भारतीय प्रवासियों को भारत के बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनने को कहा। But we do get a lot of ideas from engagements such as this, which I'm hoping to also get in the course of our discussions. For example, very clearly, one takeaway that I take from here is that if we have to encourage more people to locate in India, startups and new ideas to locate in India, we'll have to do some consideration on a few policy matters. I've certainly taken back good ideas about the 4 or 5 critical elements of the startup ecosystem, or the expectations from people in the US or overall the investing community, which can help further speed up deployment of capital and encouraging new innovation in India. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान दौरे पर टोक्यो में आज वहां के आत्मरक्षा बलों के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बल के जवानों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जान की बाजी लगा दी थी। और यहां वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। An enchanting landscape, a myriad of adventures,
an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. आप सोच रहे होंगे कि मेरी रसोई में इतने तरह के तेल क्यों हैं? अलग अलग तेल विभिन्न प्रकार के आवश्यक फैटी एसिड्स प्रदान करते हैं जो हमारी बेहतर सेहत के लिए जरूरी हैं। हमें तेलों का बदल बदल के प्रयोग करना चाहिए ताकि हम इनसे अधिक स्वास्थ्य लाभ ले सकें। तो आइए देखते हैं कि मैं खाना पकाने के लिए इन तेलों का प्रयोग कैसे करूंगी। मैं तिल के तेल से पोहा बना रही हूँ और ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैंने सरसों के तेल का प्रयोग दोपहर के खाने में सब्जी बनाने के लिए किया है और दाल के तड़के के लिए घी का प्रयोग किया है। सूरजमुखी तेल, कुसुम तेल, कपास का तेल, राइस ब्रान आदि तेलों का उपयोग भी नियमित रूप से बदल बदल कर किया जा सकता है। तेलों को बदलने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप हर महीने खाना पकाने में इस्तेमाल करने वाला तेल बदल दें। स्वस्थ दिल और शरीर के लिए नियमित रूप से तेल बदलते रहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बेंगलुरु में मंथन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री VK सिंह और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमोई भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय आमंत्रण सम्मेलन सह सार्वजनिक एक्सपो मंथन का आयोजन किया गया है। मंथन का लक्ष्य सड़क परिवहन और क्षेत्र से संबंधित अनेक मुद्दों तथा अवसरों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में कई राज्यों के लोक निर्माण विभाग, परिवहन और उद्योग मंत्रालयों के विभागों के मंत्री और इन मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान परिवहन विकास परिषद की 41वीं बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान नेक्स्ट जेन M परिवहन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच बुधवार को नई दिल्ली में 2+2 अंतर सत्रीय बैठक हुई। भारत अमेरिका 2+2 अंतर सत्रीय बैठक में विदेश और रक्षा मंत्रालयों और अमेरिकी रक्षा और विदेश विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से अप्रैल 2022 की 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के परिणामों की समीक्षा की गई। बैठक का उद्देश्य अमेरिका भारत व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल भारत में तैनात 12 देशों के राजदूतों एवं उच्चायुक्तों के साथ उन्होंने मुलाकात की। भाजपा को जानो कार्यक्रम के तहत दुनिया के विभिन्न देशों तक उनके राजदूतों और उच्चायुक्तों के माध्यम से भाजपा के इतिहास, संघर्ष, सफलता, विचारधारा और योगदान के बारे में जानकारी पहुंचाने के अभियान की कड़ी में जेपी नड्डा पार्टी के बीजेपी मुख्यालय में 9 देशों के राजनयिकों, मिशनों के प्रमुख के साथ उन्होंने संवाद किया। भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर जेपी नड्डा ने भाजपा को जानो अभियान की शुरुआत की थी। कार्यक्रम में सरकार और पार्टी की नीति के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान देश के लोगों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के कार्यशैली और सरकार की योजनाओं का जिक्र किया गया। जेपी नड्डा ने कहा कि एनडीए प्रशासन की कार्य संस्कृति के 5 स्तंभ रहे हैं, जिसमें पीपल फर्स्ट, एकता और विकास की राजनीति, समावेशी अर्थव्यवस्था, शासन में प्रतिमान बदलाव और वसुधैव कुटुंबकम प्रमुख हैं। चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के प्रति समर्पित रही है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। बेंगलुरु शहर के तमाम हिस्सों में तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं। सीधे वहां का रुख करते हैं। मेरे साथी वर्मा जी, सहकारिता सचिव जी, हमारे अति सचिव और बाकी उपस्थित राज्यों के और केंद्र के अधिकारीगण, आप सभी का बहुत
उष्मा और हृदय के भाव के साथ स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि आज का ये सम्मेलन आने वाले दिनों में इस देश के सहकारिता के इतिहास को एक नए मकाम तक, नए पड़ाव तक ले जाने वाला सिद्ध होने वाला है। हमारे यहाँ सहकारिता ये कोई नया विचार, नया कंसेप्ट नहीं है। 125 साल पुराना हमारे यहाँ ये विचार भी है, गतिविधि भी है, संस्कार भी है। परंतु कोई भी गतिविधि हो, अगर 50 साल के बाद उसके समय के अनुकूल हम बदलाव नहीं लाते हैं तो धीरे धीरे वो गतिविधि कालबाह्य हो जाती है। मुझे लगता है कि सहकारिता क्षेत्र में भी समयानुकूल जो बदलाव होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं और हम थोड़े पिछड़े हैं। अब समय आ गया है कि आज की जरूरियातों के अनुकूल सहकारिता अपने आप को आज की जरूरियातों के अनुकूल सांचे में डाले, मजबूत करे, पुनः एक बार फिर से सबका विश्वास अर्जित करे और एक नए उत्साह के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव में, अमृत महोत्सव से शताब्दी तक की ये यात्रा सहकारिता आंदोलन करे, ये समय आ गया है। और इसीलिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। ये करीब 1 साल के अंदर सहकारिता से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों पर सहकारिता मंत्रालय ने अनेकविध बैठकें करी हैं, अनेकविध सम्मेलन, विचार गोष्ठियों का आयोजन किया है और इसमें से विचार मंथन कर एक एजेंडा लेकर आज हम आप सबके सामने आए हैं। क्योंकि सहकारिता प्रमुख रूप से राज्यों का विषय है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़कर और नीतिगत मार्गदर्शन छोड़कर हमारे संविधान ने सहकारिता की सारी गतिविधियों को राज्यों पर छोड़ा है और वो उचित ही किया है। इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। परंतु इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि इतने बड़े देश में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए देश में पूरा सहकारिता आंदोलन एक टोन पर चले, एक मूड पर चले, एक ही रास्ते पर चले। अगर वो करना है तो सभी राज्यों ने सहकारिता के मामले में अपनी एक कॉमन विचार तय करना पड़ेगा, एक रास्ता तय करना पड़ेगा। आने वाला हमारा कार्यक्रम भी समान हो, वो तय करना पड़ेगा। मैं मानता हूं उस दृष्टि से ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे विश्वास है 2 दिन के सम्मेलन के बाद पूरे देश का सहकारिता क्षेत्र एक दिशा में ले जाने में हमें बहुत फायदा होगा। मित्रों, वैसे तो सहकारी क्षेत्र को बहुत सारे लोग कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र मानते हैं, मगर सहकारिता के कई सारे स्वरूप भी हैं, कई सारे रूप भी हैं। मैं आगे भाषण में आपको इसके लिए बात करूंगा। परंतु फिर भी सारी चीज़ों की मीमांसा कर हम सहकारिता को मजबूत करने के लिए कोई एक इकाई को अगर मजबूत करना है तो किस इकाई को मजबूत करना है, इस पर आते हैं। तो पैक्स को मजबूत करने से सहकारिता आंदोलन को हम ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई निर्विवाद बात है। और अब पैक्स को मजबूत करने के लिए ढेर सारी चीज़ें हम लेकर आए हैं। मैं उसके पहले सभी मंत्रियों को कहना चाहता हूं कि हम सब ने मिलकर सहकारिता के क्षेत्र के लिए टीम इंडिया का भाव खड़ा करना पड़ेगा और सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए एक ट्रस्टी की भूमिका में, कि बिना किसी लाग लपेट से, बिना किसी राजनीतिक विचार के, एक ट्रस्टी की भूमिका से अपने अपने राज्य में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। मित्रों, सहकारिता के विगत 125 साल के हमारे पास्ट को भी देखना पड़ेगा। बहुत गौरव हो इस प्रकार का 125 साल में
भारत के अर्थतंत्र में सहकारिता का योगदान रहा है। मगर मैं चाहता हूं कि अगले 100 साल में ये इससे भी मजबूत हो और सहकारिता अनिवार्य रूप से भारत के अर्थतंत्र का एक मजबूत पिल्लर बनकर सबके दुनिया के सामने, देश के सामने आए। और मोदी जी का जो स्वप्न है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, इसमें सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान हो। मित्रों, अब तक 125 साल में आज अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो लगभग 8.5 लाख सहकारी इकाइयां हैं। इसमें ढेर सारे क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उपभोक्ता, मैन्युफैक्चरिंग, विपणन, इसके साथ साथ भंडारण, हॉस्पिटल भी कुछ बने हैं, आवास के क्षेत्र में बहुत सारी काम हुआ है, परिवहन के क्षेत्र में हुआ है, डेयरी के क्षेत्र में हुआ है, चीनी मिल के क्षेत्र में हुआ है, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हुआ है, और सबसे विशेष कृषि के एग्रीकल्चर फाइनेंस के क्षेत्र में और कृषि से जुड़ी हुई सारी गतिविधियों में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। डेयरी और हाउसिंग की लगभग 1.5 लाख समितियां हैं, 97,000 हमारे पैक्स हैं, मजदूर सहकारी समितियां भी 46,000 हैं, उपभोक्ता समितियां 26,000 हैं, कई सारी मत्स्य उत्पादन की सहकारी समितियां हैं, चीनी सहकारी मिलें भी बहुत सारी हैं, और एक प्रकार से 51% गांव देश के किसी न किसी स्वरूप से कोऑपरेटिव से जुड़े हुए, और 94% किसान किसी न किसी स्वरूप से, चाहे दूध उत्पादक सहकारिता से जुड़े हो, चाहे कोई फाइनेंस लेता होगा, चाहे कोई अपने उपज का मार्केटिंग के लिए सहायता लेगा होगा, कोई भंडारण की लेता होगा, परंतु 94% किसान आज सहकारिता से जुड़े हैं। ये हमारा एक उज्जवल इतिहास है। और देश के अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस मकाम पर हम खड़े हैं वो मकाम को जानना भी बहुत जरूरी है। कृषि ऋण वितरण में लगभग 20% आज कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से होता है। खाद्य वितरण में 35% वितरण आज कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। खाद्य के उत्पादन के क्षेत्र में लगभग 25% खाद्य उत्पादन कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। चीनी का 31% उत्पादन देश का आज कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। स्पिंडल का 29% जिसको तकली कहते हैं वो काम हमारा कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। दूध का लगभग 10% उत्पादन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं बाद में बताऊंगा उस पर। 10% कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। गेहूं और धान का, गेहूं का 13%, धान का 20% परचेज कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। और मछुआरा समितियों के मत्स्य उत्पादन का 21% हमारा कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। मित्रों, जब आज हम यहाँ पर सहकारिता के लिए आने वाले 1 दशक के लिए विचार करने के लिए बैठे हैं, तब हमने नीतिगत एक वाक्यता को लाना होगा। हर राज्य की सहकारिता विभाग एक ही मार्ग पर चले, एक ही विषय को लेकर चले, और हमारे थ्रस्ट एरिया चाहे अलग अलग हो परंतु आगे जाने का रास्ता एक हो। आंदोलन पूरे देश में समान तरीके से चले, वो बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आज के सहकारिता क्षेत्र के हम विहंगावलोकन करते हैं पूरे देश का, तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से 3 हिस्सों में हमारा देश बंट गया है। एक कुछ डेवलप राज्य है, वो ज़्यादातर पश्चिम और दक्षिण में है। डेवलपिंग राज्य है जो मध्य और उत्तर में है, और अंडर डेवलप राज्य है जो पूर्व और पूर्वोत्तर में है। तो एक प्रकार से समान रूप से सहकारिता आंदोलन की सिद्धियां देश भर में नहीं है। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि देश के हर राज्य के अंदर सहकारिता आंदोलन एक समान रूप से आए। जहां पर अभी गतिविधियां बंद पड़ गई है या मंद है, वहां उसको हमने आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, लगभग ये अगर हमें करना है
तो एक नई सहकारी नीति की आवश्यकता पड़ेगी, जो सहकारी नीति पूरे देश के हर राज्य का और केंद्र शासित प्रदेश का, बड़े राज्य और नॉर्थ ईस्ट जैसे छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों का भी एक समान रूप से विचार कर सम विकास सहकारिता क्षेत्र का पूरे देश में हो, इसलिए काम करें और नए क्षेत्रों को भी तराशें। मोदी जी ने आज देश के 70 करोड़ गरीबों को उनके जीवन स्तर को ऊपर लाने का काम किया है। हर एक को घर देने का प्रयास किया है। हर एक को मोदी जी ने पीने का पानी अब पहुंचा रहे हैं, गैस का सिलेंडर भी पहुंचाया है। उनको 2 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट खाने का अनाज भी दे रहे हैं। 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं भी दे रहे हैं। घर में बिजली पहुंच चुकी है। अब उसकी आकांक्षा जगी है। वो देश के विकास में ये 60-70 करोड़ गरीब लोग अपना योगदान देना चाहते हैं, मगर उनके पास पूंजी बहुत कम है। पूंजी कम है, उनको योगदान देना है, तो उसका माध्यम केवल सहकारिता ही हो सकता है, क्योंकि सहकारिता क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम से कम पूंजी में बहुत सारे लोग एकत्रित आकर बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और गुजरात का अमूल इसका उदाहरण है। आज 60,000 करोड़ रुपए का व्यापार लगभग छोटी छोटी महिलाओं की दूध उत्पादन समितियां मिलकर करती है। कई जगह तो अनपढ़ महिलाएं करती है। ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो देश के ये 70 करोड़ लोग जो अब आकांक्षा से भरे हुए हैं, उनको आगे बढ़ना है, देश के विकास में योगदान करना है, इसको हम सहकारिता के माध्यम से जोड़ें। इसलिए सर्वांगीण विकास विचार करने के लिए एक सहकारिता नीति को तैयार करने के लिए एक समिति बनाया गया है। सभी राज्यों का उसमें प्रतिनिधित्व है और हमारे देश के पूर्व उद्योग मंत्री और सहकारिता क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, ऐसे सुरेश प्रभु जी को उसका अध्यक्ष बनाया है और उनकी अध्यक्षता में आप सभी से सार्थक चर्चा कर इस सहकारी नीति के दस्तावेज को हम फाइनलाइज करेंगे। मित्रों, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि मास प्रोडक्शन ये देश के लिए जरूरी है। मास प्रोडक्शन देश के अर्थतंत्र के विकास के लिए जरूरी है, मगर जिस तरह से 130 करोड़ की आबादी का हम देश है, इसके लिए प्रोडक्शन बाय मासिस भी जरूरी है। और प्रोडक्शन बाय मासिस का कंसेप्ट सहकारिता के अलावे और कहीं से नहीं आता है। इसके लिए मुझे विश्वास है कि हमारी सहकारिता नीति बहुत आगे इस देश को ले जाएगी। इसका फोकस क्षेत्र हमने तय किया है। फ्री रजिस्ट्रेशन, कंप्यूटराइजेशन, लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव, सक्रिय सदस्यता सुनिश्चित करना, संचालन और नेतृत्व में प्रोफेशनलिज्म और ट्रांसपेरेंसी, व्यावसायिकता और पारदर्शिता लाना, जिम्मेदारी तय होना और जवाबदेही भी तय होना। अगर ये हम करते हैं तो ढेर सारे हमारे अभी जो दूषण सहकारिता में घुसे हुए दिखाई पड़ते हैं, उसको हम परिवर्तित कर पाएंगे। इसके साथ साथ प्रभावी मानव संसाधन नीति, जिसमें पारदर्शिता से भर्तियां हो, बुनियादी ढांचे का सशक्तिकरण, टेक्नोलॉजी का उपयोग और टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए नीति, नियम और दिशा निर्देश तीनों को हम समाहित करना चाहते हैं। युवाओं और महिलाओं की भागीदारी सहकारिता क्षेत्र में विशेष रूप से हो तो सहकारिता को एक लंबा आयुष्य मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाहरी व्यापार जगत से भी जुड़ाव करना पड़ेगा और प्रतिस्पर्धा के सभी मानांकों को रीच करना पड़ेगा। अब हम प्रतिस्पर्धा से बच नहीं सकते। कोऑपरेटिव को अब स्पर्धा के साथ टिकने का, स्पर्धा के साथ जीने का एक स्वभाव बनाना पड़ेगा, तभी जाकर कोऑपरेटिव आगे आएगा। इसके साथ साथ कुछ नए आयामों को भी हम तराशना चाहते हैं, जैसे इंश्योरेंस, हेल्थ, टूरिज्म, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और सर्विसेज। ये ऐसे एरिया है जहां पर कोऑपरेटिव के माध्यम से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं और हम करना भी चाहते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम एक मॉडल पैक्स के लिए एक मॉडल एक्ट, मॉडल उसका संविधान
यहाँ से आप लोगों को भेजेंगे। इस पर आप सबसे चर्चा हो चुकी है, सबके अभिप्राय भी आ चुके हैं। जितने भी स्टेक होल्डर्स थे इनके साथ चर्चा होने का काम पूरा हो गया है। ये मॉडल बायलॉज आपको भेजेंगे, इससे पैक्स का कंप्लीट रिवाइवल संभव होगा। पैक्स को मल्टीपर्पज बनाना पड़ेगा। गांव में एक पैक्स है तो अब इतने सारे गैस के सिलेंडर वितरण करने के लिए एजेंसी आ रही हैं, क्यों हमारे पैक्स गैस सिलेंडर को वितरण न करें। स्टोरेज के लिए इतनी सारी विपुल संभावनाएं हैं, क्यों भंडारण पैक्स न करें। पीसीओज बन रहे हैं तो पैक्स क्यों पीसीओ के क्षेत्र में न हो। अगर जल वितरण के लिए देश भर में समितियां बन रही है तो पैक्स क्यों जल वितरण का काम न करें। पैक्स क्यों आने वाले दिनों में एफपीओ के रजिस्ट्रेशन से युक्त हो। अगर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो बने, एफपीओ बने हैं, वो पैक्स तो बने हुए ही है। इसके अंदर एक आयाम अगर उसके बायलॉज के अंदर जोड़ देते हैं तो पैक्स की संपूर्ण स्वामित्व की एक एफपीओ का रजिस्ट्रेशन अलग से कर सकते हैं, जो टैक्सेशन के सारे मामले सेपरेटली डील करेगा। इस प्रकार से ढेर सारे नए आयाम हम इस मॉडल बायलॉज के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं। इसके अंदर पारदर्शिता का भी प्रोविजन है, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी प्रोविजन है और इसके अंदर गतिशीलता का भी प्रोविजन है। मित्रों, अगर ये हम कर पाते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम सहकारी क्षेत्र की मूल इकाई को मजबूत कर सहकारी क्षेत्र को एक नया, लंबा और मजबूत आयुष्य देने में सफल होंगे। अभी लगभग 65,000 पैक्स हैं क्रियान्वयन में, वैसे तो 95,000 हैं, परंतु 65,000 पैक्स आज अपना काम का ठीक ढंग से कर रहे हैं। हमने तय किया है कि 3 लाख पैक्स 5 साल में हम नए बनाए, कुल मिलाकर बनाएंगे तो करीब 2,25,000 पैक्स के रजिस्ट्रेशन का हमने लक्ष्य रखा है। वो पैक्स डेयरी भी होंगे, वो पैक्स एफपीओ भी होंगे, वो पैक्स जल वितरण भी करेंगे, वो पैक्स गैस का वितरण भी करेंगे, वो पैक्स गोबर गैस भी बनाएंगे, वो पैक्स भंडारण का भी काम करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि बेहद ही महत्वपूर्ण यह पूरा कार्यक्रम और इसको संबोधित गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। उन्होंने तमाम बातें यहाँ पर रखी हैं। उन्होंने कहा है कि पैक्स कृषि आधारित और अन्य उत्पादों का जो निर्यात है वो तेजी से बढ़ा है। तो इस सम्मेलन से जुड़ी और भी तमाम जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन आपको इस वक्त बता दें कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, क्या बड़ी बातें रहने वाली हैं आज अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की? गौरव, आपसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत से जुड़ेंगे और सूरत में खास तौर से जो केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं के जो बेनिफिशियरीज हैं उनसे संवाद करेंगे। और हम जानते हैं गौरव कि एक तरह से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं या राज्य की योजनाएं हैं वो 100% लोगों तक पहुंचे, एक एक व्यक्ति तक पहुंचे, 100% उसकी डिलीवरी हो, उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। तो सिर्फ कवरेज बढ़ाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि एक से एक व्यक्ति तक, एक एक कोने तक उसकी पहुंच रहे, उसका उद्देश्य होना चाहिए। और गुजरात की अगर बात की जाए तो खास तौर से गुजरात में बीते 2 दशकों में जिस तरह का विकास नजर आया था, हम जानते हैं कि लंबे समय तक पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। चाहे कृषि की बात हो, चाहे उद्योग क्षेत्र की बात हो या फिर सामाजिक योजनाओं की बात है, हमने देखा कि हाल ही में अभी किस तरह से उन्होंने कच्छ को विकास की एक नई सौगात सौंपी, बड़ी सौगात सौंपी। तो एक उसी तरह से गुजरात एक लगातार से एक मॉडल राज्य के तौर पर उभरा है पूरे देश में, और उसमें भी जो केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं उसका कवरेज 100% कैसे रहे। मुझे लगता है उस एक आह्वान के साथ आज वो सूरत में तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं जो वहाँ बेनिफिशियरी हैं विभिन्न योजनाओं के, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, राज्य सरकार के द्वारा जो छोटे दुकानदारों को कर्ज दिए जाने की योजना है उसके लाभार्थी हों। तो इस तरह के तमाम लाभार्थियों से वो संवाद भी करेंगे। और बीते समय में आप गौरव देखिए कि इस तरह के संवादों के जरिए किस तरह से इस योजनाओं की पहुंच को न सिर्फ सुनिश्चित किया गया है बल्कि इसको बहुत एक तरह से कह सकते हैं फुल प्रूफ भी बनाया गया है। तो वो लगातार नजर भी रखते हैं
सरकारी योजनाओं पर, सरकारी कार्यक्रमों पर उसमें और बेहतरी कैसे हो सकती है, बल्कि वो टारगेटेड समय में कैसे पूरा हो, उसका लाभ लोगों को कैसे मिले। और खास तौर से इसमें जो एक समय में अतीत में जो भ्रष्टाचार जैसी तमाम शिकायतें आती थी उसको एक तरह से उन्होंने खत्म किया। हम जानते हैं कि आज अगर अकेले डीबीटी की बात की जाए तो ये आंकड़ा 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला है। और देखिए सिर्फ इतने कम वक्त में, और डीबीटी एक तरह से गेम चेंजर साबित हुआ है। न सिर्फ इसने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है, बल्कि अब सीधे गरीबों के बैंक खाते में, उनके अकाउंट में, आम लोगों के अकाउंट में उनके हक का पैसा पहुंच रहा है। तो ये सुनिश्चित किया है पीएम मोदी ने। और निश्चित तौर पर आज जब वो लाभार्थियों से संवाद करेंगे तो वो न सिर्फ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे सीधे ग्राउंड जीरो से किस तरह से उनको फायदा मिल रहा है, बल्कि और क्या कुछ आगे आने वाले समय में वो किन चीजों की आकांक्षा रखते हैं। गौरव, बिल्कुल सुधाकर, ये बीते कुछ वर्षों में देखा गया है और प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी खूबी जो लोग भी बताते हैं, अगर जन जन तक जो बातें पहुंचती हैं तो क्योंकि वो लाभार्थियों के साथ सीधे संवाद करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, उनको टटोलने की कोशिश करते हैं कि क्या जो केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ उन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, और पहुंच रहा है तो किस स्तर पर पहुंच रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में 1-to-1 जब कनेक्शन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और 1-to-1 कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी वो आत्मविश्वास बढ़ता है कि हमें इस चुनौतियों भरे सफर पर, चुनौतियों भरी जिंदगी से निकालने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कवायद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए हो सकता है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य यानी आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से भी संवाद करे। और आप देखिए किस तरह से इसका ताना बुना गया है। और जब एक गरीब को विश्वास होता है कि उसके एक तरह से राशन का ख्याल रखा जाएगा, उसके इलाज का ख्याल रखा जाएगा, उसके बुढ़ापे का ख्याल रखा जाएगा, तो जब इस तरह की निश्चिंता आती है तो गरीब का आत्मविश्वास बढ़ता है। उसको बैंक अकाउंट वो एक उसका खुल सकेगा, उसको घर मिल सकेगा, घर में शौचालय की सुविधा मिल सकेगी, साफ पीने का पानी मिल सकेगा। तो इस तरह का आत्मविश्वास होता है। और यही वजह है कि बीते हम देख रहे हैं कि 7-8 वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में लोग गरीबी से बाहर आए हैं, परिवार गरीबी से बाहर आए हैं, उनको अपना छत नसीब हुआ है और एक तरह से वो आत्मविश्वास की जिंदगी जी रहे हैं। तो देश को आत्मनिर्भर बनाने में, देश को सशक्त बनाने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। तो उनसे जब सीधे पीएम मोदी, हम जानते हैं कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से हैं। आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें, देश विदेश के लोग उनसे सीधे संवाद करते हैं। वो अपने नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए लोगों से सीधे संवाद करते हैं। तो उनका एक तरह से ये एक स्टाइल है कि वो सीधे आम लोगों से जुड़ते हैं, सीधे संवाद करते हैं, बजाय इसके कि सरकारी तौर पर उनको जो जानकारियां दी जाती है तो उसकी वो जरूर सीधे तस्दीक करते हैं। और इसके जरिए उन्होंने बीते अपने जो सार्वजनिक जीवन है, बीते 2 दशकों से ज्यादा था, उसमें इसके जरिए उन्होंने योजनाओं की एक तरह से इस तरह की कार्यशैली बुनियाद। गौरव, आपको पता है कि आज वो कर्तव्य पथ भी एक तरह से हम जानते हैं कि वो आज वो शुरू हो रहा है। तो कर्तव्यों की भी एक तरह से याद दिलाएंगे उन तमाम लोगों को जो गरीबों तक वो सुविधाएं पहुंचाते हैं। और कर्तव्य पथ, जो राजपथ का नाम, ये जो मानसिकता की हम चाहे सांसद हो, कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो या बड़े सरकारी अधिकारी हो, तो राज करने की मानसिकता ना रहे, बल्कि वो कर्तव्य निभाए, कर्तव्य उन गरीब लोगों के लिए, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए। तो मुझे लगता है कि वो कर्तव्यों की भी एक तरह से याद दिला सकते हैं। बीते 15 अगस्त को भी उन्होंने इसकी बात की थी। और एक एक तरीके से, चाहे किसान की चिंता करने की बात हो, ग्रामीण विकास की बात हो, छोटे कारोबारियों का ध्यान रखने की बात हो, उनके आरोग्य की चिंता करने की बात हो, उनके घर में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने की बात हो, स्वच्छ ईंधन पहुंचाने की बात हो, ये एक तरह से लोगों की जिंदगी बदल रही है। और निश्चित तौर पर ये अहम काफी रहने वाला है, ये जो संवाद आज उनका होने वाला है। बिल्कुल सुधाकर, देखिए कि जिस तरह की नीयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और जिस तरह की नीतियां हैं, वो कहीं ना कहीं अब जो नियति है लोगों की वो बदलती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये अब सीधे रुक करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करने जा रहे हैं।